इसको हम फाउंडेशन स्किल्स भी कह सकते हैं। स्किल कोई भी हो, उसको लर्न करने से पहले व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, वो ये चीज होती है। इन रिलेशन टू प्रीवियस टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था कि लर्निंग साइंस क्या होती है, एक टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जिसमें कि बच्चा एक सीखता है वो कैसे होता है, एनवायरनमेंट का उसमें क्या रोल है, और उस एनवायरनमेंट में जब कोई अननेचुरल वे में जब कोई चीज़ें एक्सेसिवली आ जाती हैं, जैसे स्क्रीन की बात हमने की थी, तो उस वक्त क्या होता है, या जैसे आइसोलेशन वाली किसी स्टेट में बच्चा अगर डेवलप करता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं सोशलाइजेशन में, सोशल डेवलपमेंट में, उसकी में वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और हमने एट द सेम टाइम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो फीचर्स हमें नज़र आते हैं डिफरेंट बच्चों के अंदर, डिफरेंट जो उसके साइंस हमें नज़र आते हैं जो डिस्प्ले करता है, उसको हमने डिस्कस किया था। इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो उसमें व्हाट डू यू थिंक कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को एक नॉर्मल वे में डेवलप करने में क्या चीज बैरियर करती है, क्या चीज हर्डल करती है, क्यों वो नहीं सीख पाता? अटेंशन नहीं देता, इसलिए वो सीखता नहीं है। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी अटेंशन को बढ़ाना चाहिए, और उसके फीचर्स सिम्टम्स में से कौन सी चीज ऐसी जो उसको लर्न करने में प्रॉब्लम करती है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी से क्या होता है? मतलब उसको जल्दी जल्दी होती है, वो सही या गलत नहीं देखता कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, बस को अफेक्ट उसका क्या होता है? चीजों को सही से परसीव नहीं कर पाता। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, परसेप्शन नहीं बनती, इवेंचुअली परफॉर्म नहीं कर पाता, सब लिंक्ड है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी की वजह से। व्हाट एल्स? रिपीटिशन, कि वो रिपीटेटिव उनका बिहेवियर होता है, बन जाता है कि एक पैटर्न बन जाता है कि हमने मतलब अपने बस स्टिमिंग या जो भी है जो अपने भी ख्यालों रखते में, हाँ अपने ख्यालों में रहना है बस। क्योंकि उनकी जो लर्निंग होती है वो एमलेस होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता। कोई किसी ने ये ज्यादा कर लिया खोलना बंद करना, तो वो ये खोलना बंद करता ही रिपीटेडली करता रहेगा। मैं उसको कहूंगा लिखो, लेकिन वो उसको बंद करेगा और खोलेगा। तो अब उसका रेपिटेटिव पैटर्न क्या कर रहा है? उसकी राइटिंग को बैरियर कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मुश्किल कर रहा है। अब हम उसको राइटिंग नहीं सिखा सकते। मैं उसको कहता हूँ ये उसको दे आओ, वो इसको खोल के ये करने लग जाता है, उधर जाता ही नहीं है। अगेन उसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन, उसकी प्रोसेसिंग उसकी अफेक्ट हो जाएगी। तो रेपिटेटिवनेस उसकी जो है वो उसकी लर्निंग को मुश्किल कर देती है, सिखाने के अमल को मुश्किल कर देती है, सीखने के अमल को मुश्किल कर देती है। व्हाट एल्स? एक और इफेक्ट होता है, सॉरी, रेपिटेटिवनेस की वजह से ही अब जब हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे, उसको ड्राइव करवाने की कोशिश करेंगे, या उसको ये पकड़ के जो दे के आना था उसको देने की दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। जब भी किसी के मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, रिएक्ट करता है, अनलेस दे अंडरस्टैंड, दे टॉलरेट। अब उसमें जब वो चीजें नहीं है, तो जब हम इसको इससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रोकेंगे, उसको वो सिखाना चाहेंगे लिखने के लिए या देने के लिए, या जो भी प्रोसेस है, तो वो उसको गुस्सा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब वो क्या करेगा? रिलक्टेंस शो करेगा। वन, रिलक्टेंस में क्या कर सकता है कि वो खींचे, ये तवज्जो छोड़ दे, अटेंशन स्केप बिहेवियर में चला जाए, या क्राई करने लग गए, एग्रेशन शो करने, उठा के फेंक दे, इसको मुझे मारे, इसको गिरा दे, समथिंग ऑड बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर उसका आ सकता है, रिलक्टेंस बिहेवियर आ सकता है, एस्केप बिहेवियर आ सकता है, इरिटेटिंग बिहेवियर आ सकता है। ये सारे बिहेवियर इश्यूज क्यों आए? रेपिटेटिवनेस मीट नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। अब वो उसको सिखाना और मुश्किल हो गया। एक तो अटेंशन नहीं थी, हमने कहा उसकी अटेंशन उसको बैरियर कर रही होती है, वो अटेंशन बेहतर होना इज प्रीरिक्विजिट वन, लेकिन साथ साथ ये बिहेवियर इश्यूज जो आ गए, इन्होंने उस अटेंशन को सिखाना और मुश्किल कर दिया। तो ये उसका एक बैरियर अगेन आता है। व्हाट एल्स? अब तक हमने कहा अटेंशन उसकी इंप्रूव करनी चाहिए, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर उसके इंप्रूव होने चाहिए, एक जो हाइपर एक्टिविटी, और सेंसरी इश्यूज जो आते हैं उनको उस पे भी काम होना चाहिए उनका। अगर उसके सेंसरी इश्यूज हैं
सेंसरी और रेपिटेटिव को बड़ी अप्रोक्सीमेशन है। इसको हमें रूल आउट करना होता है कि आइदर इट इज सेंसरी इशू और इट इज अ रेपिटेटिव एक्ट जिसकी वजह से वो उस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कानों पे हाथ रखता है, इसकी एक वजह सेंसिटिविटी टू साउंड भी हो सकता है जो उसको स्टिमुलेट कर रहा है, और एट द सेम टाइम ये एक रेपिटेटिव एक्ट भी हो सकता है जो उसने रिपीटेडली किया है, उसको नहीं पता कि सही ये करना है कि नहीं करना है, सही गलत उसको नहीं समझ है, तो वो क्या कर सकता है, उसको रेपिटेशन में बढ़ा सकता है। अब इट अपीयर्स टू बी अ सेंसरी इशू, वो हर चीज को टच करना चाहता है, इट अगेन अपीयर्स टू अ सेंसरी नीड, वो बार बार कर रहा है, हर चीज को स्मेल करना चाहता है, अगेन इट अपीयर्स टू बी सेंसरी नीड, बट इट मे बी रेपिटेटिव एज वेल। तो इसको रूल आउट होना जरूरी है कि ये कैसे होगा। रूल आउट करने का तरीका क्या होता है कि इफ सेंस ये जो एक्ट इस तरह का उसका है, अगर वो शुरू से है और हर एनवायरनमेंट में, हर चीज में, हर जगह में है, देन इट अपीयर्स टू बी अ सेंसरी। अदरवाइज वो अगर पहले नहीं था, बाद में किसी स्टेज पे शुरू हुआ, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो देन इट्स रेपिटेटिव पैटर्न। इससे हम उसको रूल आउट करके अब उसको अगर सेंसरी इशू है तो हम उसको डिसेंसिटाइज करेंगे, और अगर सेंसरी इशू नहीं है, रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो अब हम उसके उस पर काम करेंगे। दोनों में काम करने में फर्क आ जाएगा, दोनों को एक तरीके से हम नहीं करेंगे। डिसेंसिटाइज करने के अपने फार्मूलाज हैं, अपने स्ट्रेटजीज हैं, उसकी अपनी है, तो इट वेरीज। फाइन। और जी कॉग्निटिव स्किल्स, मैं इसको अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन मुझे मुश्किल लफ्ज लगता है शुरू से ही, जब से मैंने इसको सुना था, तो मैं इसको अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, एनीथिंग ऑफ व्हाट वी स्टिमुलेट, देखने में, सुनने में, करने में, सब चीजों में अंडरस्टैंडिंग उसकी। कॉग्निटिव है प्रॉपर वर्ड आपके लिए जो आपने बोला है वही है कॉग्निशन, कॉग्निटिव स्किल्स। तो ये भी बैरियर करता है। कॉग्निटिव स्किल्स से मुराद क्या है, यही एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, उसको इसकी समझ ही नहीं है आ रही कि लिखना क्या होता है। मैं उसको कहता हूं लिखो, मैं कहता हूं ड्रॉ सर्कल। इस कान में ये जो आवाज आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इस पे मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है, कैसे सर्कल बनाना क्या होता है, लिखना क्या होता है, वो उसको समझ नहीं है। तो वो भी एक बैरियर उसका हो गया लर्निंग के अंदर, एएसडी फीचर्स में से हम देख रहे हैं। सिमिलरली मैं उसको कहता हूं जाओ ये उसको दे के आओ, अब वो ये काम कर रहा है, उसकी एक वजह रेपिटेशन नजर आ रही है, दूसरी वजह लैक ऑफ कॉग्निशन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। उसको ये आता ही नहीं है कि ये दे के आने से क्या मुराद है, हाउ शुड आई डू दैट। तो अब हमें एक और उसकी रीजन मिल गई ना करने की, ना समझने की, ना परफॉर्म करने की, जो हम रिस्पॉन्स उससे चाह रहे हैं। तो ये एएसडी फीचर्स इंपॉर्टेंट जो हमने बात की, वन इज आई सेड हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अदर इज अटेंशन डेफिशिएंसी, तवज्जो ही नहीं देता, तो वो प्रोसेस सीखता ही नहीं है। रेपिटेटिव बिहेवियर, वो रेपिटेशन में जाना चाहता है। देन कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉग्निशन कह देते हैं आप। तो ये चीजें, और इसके साथ एक चीज और जो आ रही थी, बिहेवियर्स। बिहेवियर इशू, बिहेवियर्स कहते हैं हम। अच्छा जी, ये चीजें उसको मार्कर को दूसरा ये चीजें उसको प्रॉब्लम कर रही हैं उसके लर्न करने के लिए किसी चीज की। फाइन। और कोई फीचर उसका जो उसको हमने सिम्टम्स में, फीचर्स में पढ़े थी, कुछ और चीजें, स्पीच इश्यूज होते हैं। क्या स्पीच इशू भी उसको लर्न करने में प्रॉब्लम कर रहा है? नो सर, नहीं करते हैं। कैसे? सर जब मतलब उसकी रिसेप्टिव में चीजें चली गई हैं
अब हमें मतलब उसको एक्सप्रेस उसको करने में जब तक स्पीच नहीं होगी तो कैसे एक्सप्रेस करेगा? रिसेप्टिव में अगर गई हैं तो फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नेचुरल वे में आएगी, बोलेगा, ठीक है। जो उसका है स्पीच में जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो अगेन डिस्टर्ब होगा, बिहेवियर आएगा, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। स्पीच अफेक्ट करती है उसके डेवलपमेंट को, लेकिन बैरियर नहीं है, क्योंकि स्पीच डेवलप होगी अगर ये चीजें उसकी बेहतर हो जाएगी तो स्पीच नेचुरल वे में उसकी आएगी, वो अंडरस्टैंड करेगा रिसेप्टिवली, एक्सप्रेशन उसका उसमें इमिटेशन में नेचुरल वे में एक्सप्रेस करेगा, लेबल करेगा, तो वो स्पीच डिपेंडेंट है इन चीजों पे, स्पीच डेवलपमेंट। इसको और अंदाज में देखिए आप, स्पीच क्या होती है? अटरेंस ऑफ सम वर्ड्स सेंसिबल, उनके बाद बोलना। तो इनके पास जब ये ऑटिस्टिक बच्चों को जब मैं देखता हूं तो ये पूरी पूरी राइम पढ़ देते हैं, व्हील्स ऑन द बस एंड तक सारी, पापा पापा जी, यस पापा, जानी पापा, क्या है वो सारा पढ़ देते हैं। मैं इसको कहता हूँ ये क्या है, बॉल दिखा के पूछता हूँ, एप्पल दिखा के पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ये मामा है, इसको बोलो मामा, वो नहीं बोलते। इससे ये चीज क्लियर होती है कि स्पीच इज नॉट द इशू, इशू ये है अटेंशन नहीं दे रहा, प्रोसेसिंग नहीं समझ आ रही है, हाइपर एक्टिविटी है, फोकस नहीं कर रहा, रेपिटेटिव है, बोला ही नहीं है, ये मामा मामा ही बोला है तो ये पेन बोलना उसको प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्पीच की ना डेवलप होने में। फाइन, तो स्पीच बैरियर नहीं है, बैरियर्स ये हैं। फाइन, और उसमें कहा था सोशल इश्यूज होते हैं उनके बच्चों के, वो भी बैरियर है कि नहीं है? सर वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो ना तभी वो सोशलाइज भी कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग हो, रेपिटेटिवनेस ना हो। रेपिटेटिवनेस की वजह से वो जिन लोगों में रहता है वो उधर ही रहना चाहता है, दूसरे से मिलना ही नहीं चाहता। रेपिटेटिवनेस खत्म होगी तो दूसरों से मिलेगा तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन वो डेवलप कर लेगा, क्योंकि तवज्जो देगा वहां पे, प्रोसेसिंग उसकी काम कर रही है, कॉग्निशन है उसके अंदर, तो वो डेवलप करेगा। तो सोशलाइजेशन इज अगेन नॉट अ बैरियर, वो एक चीज है जो डेवलप नहीं हुई है उसकी एज के मुताबिक, मेंटल एज उसकी में जो डिले नजर आता है उसकी वजह से, उसके ना डेवलप होने के पीछे ये चीजें हैं जो उसको रोक रही हैं, जिस वजह से वो नहीं हो रहा। फाइन, फिर हमने उसमें और सिम्टम्स में क्या पढ़ा था उसका जी? सेंसरी इम्बैलेंस हो गया है जी, बिहेवियर इश्यूज, रिलेक्टेंस बिहेवियर, वही आ गया। तो आई अंडरस्टैंड विद ऑल these थिंग्स जो हमने डिस्कस की अब तक, कि ये चीजें अगर बच्चे की इंप्रूव हो जाए, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके, अटेंशन इंप्रूव कर जाए, अटेंशन स्पैन बेहतर होता जाए, अगर उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स इन वीक हो जाए, इन रेंज आ जाए, जहाँ पे रेपिटेटिव, जहाँ पे जिस चीज को रिपीट करना है उसको रिपीट करे, हर चीज को रेपिटेशन में ना लेके जाए वन, और जहाँ पे उसको अगर रेपिटेशन मीट नहीं हो रही तो रिएक्ट ना करे, बिहेवियर में ना जाए, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर होती जाए ताकि वो चीजों को परसीव सही करने लग जाए, बिहेवियर इश्यूज उसके एक नॉर्मल रेंज में आ जाए, गुस्से का इजहार करे, गुस्से का इजहार करना नेचुरल है, नॉर्मल, जहां जरूरत है उधर करे और जितनी जरूरत है उतना करे। एज के साथ ये चीजें डिफरेंट भी हो चाहिए, बिहेवियर्स इंप्रूव करने चाहिए, वो अगर उसके हो रहे हैं तो तब वो नॉर्मल बिहेवियर्स में आएगा ना, अदरवाइज वो उसका प्रॉब्लम रहेगा। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो उसकी डेवलपमेंट में, लर्निंग में हाइल हो रही हैं, मुश्किल कर रही हैं। इम्प्रूविंग एंड वर्किंग अपॉन दीज एंड improving upon these aspects will help him to develop speech, to develop social interaction, to develop academic skills, to learn social skills, ये जो है practical life skills, self help skills, ये सारी चीजें उसकी इनसे डेवलप होंगी। एक बच्चा चम्मच पकड़ के नहीं खाता, उसको मैं लैक ऑफ वीकनेस इन मोटर स्किल्स नहीं कहूंगा। अगर वो इसको पकड़ लेता है अपनी पसंद पे, मर्जी पे, जी आइए वेलकम जी सर, अगर वो इसको पकड़ लेता है अपनी मर्जी पे, इंटरेस्ट की चीज को, और यूज कर लेता है फाइनली, इसको ऐसे भी ग्रिप करके इसके साथ ऐसे बंद भी कर देता है अपनी मर्जी पे,
तो चम्मच का ना पकड़ना इज नॉट लैक ऑफ वीकनेस इन द मोटर स्किल्स, फाइंड योर ग्रॉस। वो फिर उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है। अगर उसने चम्मच पहले पकड़ा ही नहीं है, उसको माँ ने चम्मच से खिलाया है हमेशा, तो वो स्पून होल्ड नहीं करेगा। पेन पकड़ना उसको नहीं आता है, नहीं पकड़ रहा है, अगेन इसको मैं मोटर स्किल्स को नहीं फिर मानूंगा वीकनेस उसकी, अनलेस कि वो किसी भी चीज को नहीं पकड़ा। अगर वो पसंद की चीज को पकड़ रहा है और इसको नहीं पकड़ रहा, देन इट इज मैटर ऑफ इंटरेस्ट। इफ आई मेक इट इंटरेस्टिंग होल्डिंग ऑफ द पेन और पेंसिल and make it good, attractive to him, he will hold it as well. Fine. So these are the things which help me in ruling out the basic weakness causing to the development. Delay उसका जो आ रहा है. With me? करते कैसे हैं आगे इसको हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स हैं इस केस में, तो we'll do it that way. With me? कोई क्वेश्चन किसी का समझ ना आया हो किसी को? फाइन। तो एक ऑटिस्टिक बच्चे की इम्प्रूवमेंट इन एरियाज पे टोटली डिपेंडेंट होती है। ये एरिया जितने हम इम्प्रूव करते रहेंगे, फिर आगे वो बढ़ता रहेगा। आगे आ जाती जनरलाइजेशन, कि हम उसको जनरलाइज करें एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, तो वो प्रोग्रेसिव आगे से आगे होता रहेगा। फाइन। कमिंग टू द टॉपिक, ये कल के टॉपिक की चीजें थी जो मैंने कंक्लूड की है उससे। प्री लर्निंग स्किल्स, फाउंडेशन स्किल्स मैंने कहा ये होती हैं। व्हाट आर दिस? सर ये भी नहीं होगी जो हमने अभी पढ़े प्री लर्निंग स्किल्स में, कि कोई भी अगर आप स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर आप कोई स्किल्स सीखेंगे। प्री लर्निंग स्किल्स वर्ड से तो ये समझ आता है इसका। यस सर। राइट, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं अभी। यस सर जैसे पॉइंटिंग, शोइंग, इस तरह की चीजें, ग्रिपिंग का रेपेटोर में इसकी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको एसेस करके और फिर इसके बाद नेक्स्ट मोड की तरफ जाना। फाइन। और क्या समझ आती है प्री लर्निंग स्किल, फाउंडेशन स्किल्स? सर जिस तरह से अगर बात करनी है तो पहले उसे आवाज निकालने आना चाहिए कि आर्टिकुलेट कैसे करें। फाइन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्टार्ट से, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा होता, लर्न किया होता था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले बच्चा तो पहले क्रॉलिंग करता है और फिर उसके बाद चलना सीखता है, या पकड़ के पहले चलना सीखता है। वेरी राइट, वेरी राइट। ये भी आपका आपके कहती है। देखिए, जब हम किसी एजुकेशनल सिस्टम उसमें डालते हैं बच्चे को, तो पहले उसको पेंसिल को होल्ड करना या लाइन लगाना या डॉट पे वो करना, वो उस स्किल से पहले की तैयारी होती है। ठीक है, फाइन, वेरी राइटली एडेड। स्किल्स सबसे पहली चीज, डेवलपमेंटल स्किल्स। स्किल का मतलब क्या है जी? हुनर, किसी चीज का आना, सलाहियत रखना, किसी चीज की करना कुछ। दिस व्हाट द वर्ड मींस स्किल्स। एक बच्चे की डेवलपमेंट में जब हम बात कर रहे हैं, हम वी आर स्पेसिफिक टू दैट स्किल, नॉट वेल्डिंग स्किल और उसकी दूसरी उसमें। हम इस स्किल्स पे बात करें, एक बच्चे की, इंसान के बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है, उसके लिए जो रिक्विजिट स्किल्स हैं वो क्या क्या है, क्या होती हैं? स्किल्स पढ़ी होंगी आपने बहुत सारी, क्या क्या होती है? फाइन मोटर से रिलेटेड मोटर स्किल्स 1, फाइन एंड ग्रॉस इज सब डिवीजन, ओरल इज अनदर डिवीजन ऑफ द स्किल्स, मोटर स्किल्स, ओरल मोटर स्किल्स। और जी, वन इज मोटर स्किल्स हमने कहा, कॉग्निटिव स्किल्स, और जी कम्युनिकेशन स्किल्स, कीप एडिंग, स्पीच स्किल्स, सोशल स्किल्स, सोशलाइजेशन, और जी मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर स्किल्स में क्या है? बिहेवियर स्किल्स कवर्स वास्ट ऑफ द थिंग्स। व्हाट एल्स?
सर सेंसरी स्किल्स जितनी भी सेंसरी स्किल्स फाइन, क्या लें, सेंसरी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की, ठीक है, सेंसेस की जी। लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, एकेडमिक स्किल्स क्या है, वो कॉग्निटिव स्किल्स में आ गई, लर्निंग वाली बात जो आपने की, कॉग्निटिव स्किल्स कवर करता है। एकेडमिक स्किल्स क्या है, फाइन। सेल्फ हेल्प स्किल्स, जो हम काम खुद करते हैं अपने, उसमें आनी चाहिए हमें। डेली लिविंग स्किल्स, जो रोजाना के हमारे काम होते हैं, जो हमें रूटीन में करने होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, जो इंसान को प्रैक्टिकली सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये वो इट में ऐड फ्यू मोर, ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो कि एक इंसान को, एक बच्चे को ग्रेजुअली बिल्ड होती रहती है एंड इट हेल्प्स द इवेंचुअली उसने क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है इन अ सोशल सिस्टम, जहां पे कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके, अपने आप को लेके चल सके एट पार विद द अदर मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी। उसके लिए ये सारी स्किल्स उसको डेवलपमेंट में जरूरी है और ये नेचुरल वे में डेवलप हो जाती हैं। एनवायरनमेंट जब उसको मिलता है वो सीख लेता है। ये स्किल्स सीखने से पहले जो स्किल्स है दैट इज प्री लर्निंग स्किल्स। विद मी, सोशल स्किल्स सीखने से पहले, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से पहले, सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिव स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, इन सब के सीखने से पहले जो चीजें उसको चाहिए वो उसकी बेस है स्किल्स की, वो फाउंडेशन है। वो अगर नहीं होगी तो ये ऊपर वाली स्किल्स जो है ये पूरी नहीं होगी ना। डेवलप नहीं होगी ना। डेवलप नहीं होंगी, और अगर डेवलप होंगी तो टेढ़ी मेढ़ी होंगी। मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करता हूं। आपने एक 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आप उसकी फाउंडेशन एक रखते हैं। ये फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग होगी ये आपको पहले पता है कि इस पे 1 2 3 स्टोरीज आनी है, तो इट हैज टू बी दैट स्ट्रेंथन्ड at the initial stage where it can be a load of these 3 stories. Fine. अगर ये वीक होगी तो ये इन स्टोरीज को नहीं उठा सकेगी। पहली उठा ली, दूसरी उसकी थोड़ी सी ऐसे ऐसे टेढ़ी हो गई, और तीसरी इस सारे को गिरा देगी स्ट्रक्चर को। वो आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, बिकॉज दिस बेसिक फाउंडेशन उसकी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी जो इतना बियर कर सकती। अब जब प्री लर्निंग स्किल्स वीक होंगी तो फिर उसके ऊपर ये जो स्टोरीज हैं ये वो स्किल्स हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, तो ये या तो बिल्कुल नहीं होंगी या टेढ़ी मेढ़ी होंगी। मैंने कहा प्रॉपर नहीं होगी, कभी बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, सेंसिबली नहीं बोलेगा, कि किसी से कम्युनिकेट करेगा किसी से नहीं करेगा, कहीं पे अच्छा बिहेव करेगा कहीं पे बुरा बिहेव करेगा, मर्जी होगी लिख देगा, मर्जी होगी नहीं लिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, सेंसिबली नहीं लिखेगा। विद मी, तो ये स्किल्स हमारी जो लाइफ स्किल्स है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, वो स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए एक बेस चाहिए। ये बेस नेचुरल वे में डेवलप होता है। कल का लेक्चर लर्निंग साइंस में हमने पढ़ा था, ये उसमें डेवलप हो जाता है। 3 से 5 साल में ब्रेन की डेवलपमेंट, कोई इसको 6 साल भी कहता है, कोई किताब 3 साल कहती है। ब्रेन की डेवलपमेंट फॉर दीज प्री स्किल्स, फाउंडेशन स्किल्स कंप्लीट हो जाती है। अब जब वो कंप्लीट हो जाती है, अब हम उस बच्चे को एनवायरनमेंट देते हैं, एक स्कूल एनवायरनमेंट देते हैं। वहां पे वो क्या करता है, वो एकेडमिक स्किल्स लर्न करना शुरू करता है, तो सोशल स्किल्स लर्न कर रहा होता है, बिहेवियर स्किल्स उसकी इंप्रूव हो रही होती हैं, मोटर स्किल्स उसकी इंप्रूव हो रही होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स उसकी इंप्रूव हो रही होती हैं, भाग दौड़ कर रहा है, खेल रहा है प्ले पीरियड में, वो एनवायरनमेंट उसकी वो सारी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको, क्योंकि उसकी बेस बन गई थी। अब अगर वो बेस अच्छी नहीं होगी तो वहां पे वो स्किल की डेवलपमेंट ऐसे होगी। फाइन, उसको हम एक बच्चे को हम मदरसे में भेज देते हैं, अब वहां पे वो डेवलप करेगा अपने उस एनवायरनमेंट में जो चीजें उसको स्टिमुलेट कर रही है, एक्सपोजर मिल रहा है। अब वो मैथमेटिशियन नहीं बनेगा, अब वो कारी साहब बनेगा। इधर वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो रहा है, उधर वो उसके लिए तैयार हो रहा है, हाफिज साहब बन रहा है।
वो एनवायरनमेंट उसको वो वाला मिला। एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस तरफ जाने की, वो लाइफ में उधर चल जाता है, वर्कशॉप में चल जाता है। अब वो छोटा होता है मैकेनिक का, उस्ताद का, ये ला दो, प्लास ला दो, ये कर दो, इसको टाइट करो, इसको लूज करो। अब उसको वो स्टिमुलेशन मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, वो चीजें सीखेगा। उसको लिखना नहीं आएगा, वो उसको टाइट करना बड़ा अच्छा आ जाएगा। एनवायरनमेंट वो वाला मिला। तो बेस अगर होगी फाउंडेशन, तो एनवायरनमेंट जो भी होगा उस पर डेवलप कर लेगा, उसकी वो सारी स्किल्स आगे से आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर ये बेस वीक होगी तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में नहीं लर्न करेगा। सो दिस इज प्री रिक्विजिट्स। आपने चाय बनानी है, देयर इज सम प्री रिक्विजिट, चूल्हा हो, दूध हो, पत्ती हो, चीनी हो। आपने कपड़े खरीदने, पैसे हो, दुकान हो, खुली हो, जो काम भी हमने करा, देयर इज प्री रिक्विजिट। So these skills are prerequisite for development of any skill. We cannot go to step 2. We cannot build the second story without this foundation or without this first story. ये नहीं कर सकते हम। Agreed? हम उसको एकेडमिक कैसे सिखा सकते हैं जब तक उसकी प्री स्किल्स नहीं डेवलप है? हम उसको बोलना कैसे सिखा सकते हैं जब तक उसकी वो बेसिक नहीं है? हम उसको सोशलाइज करना, बिहेव करना नहीं सिखा सकते। सिखाने के लिए रेपिटेशन जरूरी होती है। वो डिस्कस अर्लियर लेक्चर, रिपीटेडली कराएंगे वो लर्न कर लेगा, बट दैट वुड बी अ रोट लर्निंग, अ रेपिटेटिव एक्ट, नॉट सेंसिबल लर्निंग। मैं उसको लकीरें लगाना, सर्कल बनाना सिखा देता हूँ, ऐसे सर्कल, ऐसे 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 25 दफा बनाता हूँ किसी को, तो वो सीख लेगा सर्कल बनाना। किसी को 100 दफा सिखाना पड़ेगा तब वो सीखेगा। IQ डिफरेंट, बहुत सारे फैक्टर। किसी को 2 दफा सिखाने में सीख लेगा। लेकिन अगर उसकी ये प्री स्किल्स नहीं है तो वो सर्कल ही बनाता है, और वो रेपिटेटिव है, वो सर्कल ही बनाता रहेगा। मैं कहता हूँ 1 लिखो, वो सर्कल बना देगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स है। वो जल्दी में बनाता है, वो सर्कल मिलेगा ही नहीं आपस में, आखिर में ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ही इज इन हरी, ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, ही इज नॉट फोकसिंग। तो वो मेरा सर्कल सिखाना बेफायदा है, वो नहीं सीख सकता। सीख लेगा, यूटिलिटी क्या है उसकी, समझ जो उसकी बने। उसने लाइफ में सर्कल कहाँ बनाने हैं? अगर मैं उसको लिखने में सर्कल सिखा दूं, ABC सिखा दूं, उसकी प्री स्किल्स नहीं है, उसको मैं सेंटेंस लिखना भी सिखा दूं, इट इज ऑफ नो यूज। मैं उसको प्लस करना सिखा देता हूं, उसको एडिशन आ गई है, समझ नहीं है किसको ऐड करना है, कब ऐड करना है, तो इट इज यूजलेस। मेरी बात समझ रहे? Developing this pre-skills is very, very important to me. This is the foundation. If we fail to develop this, teaching any skill is not important to me. It might take this much of time. I will spend that time on this. I will keep touching these skills as well, but focusing this one. समझे? एक निज़ाम अल्लाह ताला ने इंसान की डेवलपमेंट का जो रखा हुआ है, उसमें ये चीज़ें ग्रेजुअली बिल्ड हो रही होती है डे 1 से। जैसे आपने कहा, वो पहले क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। क्रॉल करने से पहले भी उसकी ये मूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मस्कुलर डेवलपमेंट हो रही है, अंडरस्टैंड फोकस, ये चीज़ें बढ़ रही है, मोटर स्किल्स उसकी तब उस तरफ जाएंगी, तब वो चलना शुरू करेगा। दिस इज अ सीक्वेंस प्रोसेस। इन चीजों के लर्निंग करने के लिए भी एक प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए सीक्वेंस वे के अंदर। वो अगर मिस हो गया बच्चे का बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको उतना टाइम आगे ज्यादा लगेगा उसको सीखने में। उसकी एज ज्यादा हो गई है, तो अब इस प्री स्किल्स पे काम फिर भी करना पड़ेगा हमें, इस पे ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसकी लर्निंग का जो एक पीरियड, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पीरियड जो था ब्रेन की डेवलपमेंट का, वो मिस हो गया है। 8 साल के ऊपर अगर मैं किसी की प्री स्किल्स पे काम करूंगा तो इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम। आई विल डू दैट, बट आई शुड बी
at an understanding that it will take time. I should be more patient for him, and I should go systematically, and I should reinforce my work with all environments so that कि वो जल्दी उसको हैंड हो जाए. एक बच्चा 3 साल का, उसका जो 3 साल तक चीजें आनी चाहिए थी वो उसने लर्न कर नहीं की, उस तरह से मिस हो गई उसकी प्री स्किल, उस पर टाइम मुझे इतना लगेगा, 8 साल लगेगा, इतना लगेगा. ये डिफरेंस हमें पता होता है जब हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा हो एक्सपीरियंस में. अब हम उस बच्चे के साथ अपने गोल्स, पहली ट्रायंगल फर्स्ट लेक्चर में याद करें, गोल उसको हम उस तरह का रखते हैं. हम उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को नहीं देख रहे होते कि 8 साल का बच्चा है तो उसको ये काम कराऊंगा, ये आना चाहिए उसको, नहीं. उसकी मेंटल एबिलिटीज वो किस लेवल पे हैं वो मुझे असेस करनी होगी, वो मुझे देखनी होगी. अब मेरे गोल्स उससे रिलेटेड होंगे. इवेंचुअली उसकी एज के क्लोज होगा. इट विल टेक दिस मच टाइम, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट. अगर मैं उसकी 8 साल की एज के मुताबिक देखूं तो उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं वो टास्क उसको सिखाने शुरू कर दूं, ये एरिया उसका मिसिंग है, मेरी एफर्ट यूजलेस भी होगी और मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि वो नहीं करेगा. A stage might come when I may leave that as a bad job. Disappoint होके अब उसकी जो लर्निंग के चांस थे वो मिस हो गए क्योंकि मैंने जो हिम्मत छोड़ दी, मैंने जो मायूस हो गया बीइंग अ थेरेपिस्ट और टीचर. अब उसको जो एक लर्निंग का उसका एक चांस था वो भी मिस हो जाएगा. बट इफ आई प्लान अकॉर्डिंगली एज पर द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड एंड बी कंसिस्टेंट एज वेल. लेक्चर को पहला खसूसियात हमने बात की थी थेरेपिस्ट की क्या होती है. इफ यू हैव द कंसिस्टेंसी एंड यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू नो एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स, you will plan accordingly and you will remain focused on the things. This will make you progress inshallah. ठीक है. ग्रुप के अंदर आपके पास बच्चे डिफरेंट हैं, एक का लेवल डिफरेंट है, एक का लेवल डिफरेंट है. अब आपकी एक्टिविटी का जो फोकस होगा वो एज पर द चाइल्ड्स लेवल होगा. आपके पास एक रेंज हो चाहिए, इसको ज्यादा अच्छा आता है, इसको ये काम ऐसे कराऊंगा, इसी काम को इससे ऐसे कराऊंगा, इसको मैं कहूंगा लिखो, इसका लेवल अच्छा है, इसका लेवल कम है, मैं इसको कहूंगा सर्कल बनाओ, उसका लेवल उससे भी कम है, उसको कहूंगा खोलो बंद करो. एक्टिविटी यही है. अब मुझे ग्रुप मैनेज करना आसान होगा. मुझे पता है कि उसके अंदर वेटिंग टॉलरेंस नहीं है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है. जितनी देर में इसको कराऊंगा उतनी देर उससे पहले वो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसको करा के मैं उसको कराऊंगा, इसको करा के उसको मैं इन्वॉल्व रखूंगा. इट विल नॉट लेट हिम गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रिगर. प्रॉब्लम्स आपने बताए थे देवन, ये प्रॉब्लम. अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगा, अगर मेरी इस चीजों का पता नहीं होगा, तो जितनी देर मैं कहूंगा उसकी बारी तो उधर है, वो इससे चलाऊंगा, इसका आएगा, ये करेगा, ये करेगा, उससे पहले वो 4 दफा ट्रिगर हो जाएगा, चीज उठा के फेंक देगा, सारी इन्वायरमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगी, टीचिंग इन्वायरमेंट आपकी खराब हो जाएगी. मुझे रिसोर्स चाहिए, उसको उतना वेट नहीं करा सकते, उसको हेल्प चाहिए, प्रॉम्प्टिंग चाहिए. जब उसको प्रॉम्प्टिंग ज्यादा करेंगे, इधर ये कोई गलत काम कर सकते हैं, अब मुझे अपने साथ जो मेंबर है उसको रखना है उसके साथ. दिस इज मैनेजमेंट स्किल्स आपकी, हाउ टू मैनेज द एक्टिविटी इन व्यू ऑफ द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर वो प्रॉब्लम्स आप जो हमने किए थे, वो प्रॉब्लम्स पे मैं लास्ट डे आऊँगा लेक्चर्स की, जब पीरियड खत्म होता है तो विल डिस्कस दोज अगेन. फाइन विद मी, समझ आ रही है. प्री स्किल्स होती क्या है, जैसे आपने सिम्टम्स बताए थे, जिस स्किल समझ आ गई या प्री लर्निंग स्किल्स या फाउंडेशन स्किल्स क्या हो सकती हैं वो बताइए. लेट्स डिस्कस दैट. जो बच्चा शुरू से सीखना शुरू कर देता है, पहले दिन से आंखें खोल के, और 3 साल 5 साल 6 साल जो भी ये एज है ब्रेन की डेवलपमेंट की, उस तक सीखता रहता है, वो क्या है? होल्डिंग, चीजों को पकड़ना, ग्रिप करना. मैं इसको मोटर स्किल कहता हूँ. मोटर स्किल्स
covers many things of that holding job is आ रही है. Holding is one part, throwing is another, gripping is another. तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है. मोटर स्किल्स उसकी प्री रिक्विजिट है कि वो उसके अंदर हो तब वो स्किल्स सीख सकेगा. दूसरी जो हमारी बात कर रहे हैं कॉपी को पेज टर्न करना है तो मोटर स्किल रिक्वायर्ड है ना. फाइन मोटर स्किल भी है उसमें. तो वो कभी तभी होगी जब उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होगी. और डेवलप ग्रेजुअल होगी, डे 1 से आगे 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 उस तरह से बढ़ेंगी. व्हाट एल्स? एक्सपोजर. एक्सपोजर ऑफ व्हाट? सर हम जैसे आपने बोला कि देखने से भी बच्चा सीखता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल नहीं होता है ना, तो उनको दिखा के वो चीज़ मतलब इमिटेशन भी आ जाती है इसमें कि देखेगा फिर उसके बाद जैसे होल्डिंग है हम दिखाएंगे कि ऐसे करें. मैं इमिटेशन इसमें नोट करता हूँ आपकी बात में से. एक्सपोजर तो है बिल्कुल, वो तो हमने उसको जो इमिटेशन इज अनदर, इमिटेशन इज अनदर प्री रिक्विजिट्स या प्री लर्निंग स्किल्स है. इमिटेट करना आएगा तो इट विल हेल्प मी टू टीच हिम. मैं कहूँगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे लिखो, he will copy it. मैं कहूँगा ऐसे बोलो, he will imitate. So it is a prerequisite for teaching any skill or learning of any skill. Fine. सर जैसे हम बच्चे को बुलाते हैं ना, तो वो उस अब जब उसको आवाज देते हैं ना, उस पे वो मतलब देखता है, तो वो टेंशन देना भी वो भी एक स्किल है ना कि आपकी बात सुन के वो एक नहीं इम्पोर्टेंट स्किल है वो, अटेंशन. अटेंशन देना is prerequisite for learning. अटेंशन देगा तो मैं कहूँगा ऐसे करो ऐसे करो, वो तभी अटेंशन देगा तो करेगा ना. मैं उसको बुला इधर रहा हूँ, वो उधर देख रहा है, अटेंटिव नहीं है, तो वो नहीं लर्न करेगा ना. तो इट इज द प्रीरिक्विजिट. वेरी राइट. प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स. अटेंशन के साथ ही एक चीज और ऐड कर लें, अटेंशन स्पैन. अटेंशन स्पैन बढ़ता है ओवर द टाइम. उसकी एज जो बड़ी होती जाती है वो इंक्रीज होता रहता है. अगर वो इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी. वाई? फोकस नहीं कर पाएगा, फिर वो स्किल लर्न नहीं कर फोकस तो अटेंशन में आ गया. अटेंशन स्पैन का क्या रोल है लर्निंग में? कि जैसे ना बच्चा जैसे पैदा हो जाता है, वो देखता है, तो देखता है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको उनकी नाम रखते हैं ना, तो नाम से बुलाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि टाइम टाइम के साथ के ये मतलब मुझे बुला रहे हैं ना. तो वो टाइम टाइम के साथ जो डेवलप हो रहा है ना कि हम उनको बुलाएंगे तो हमने देखना है, या जैसे हम बच्चे की अटेंशन लेते हैं कि इधर देखो, उसका नाम बुला के उसके नाम, तो वो साथ साथ में वो सीख लेता है कि अगर वो मुझे बुला मतलब मेरा नाम लेती है तो मैंने देखना है उधर. फाइन. वो अटेंशन है, वो अटेंशन है. देखिए अटेंशन ऑन डिफरेंट स्टिमुलेशन मैं कहूँगा. एक ऑडिटरी सेंस में आप स्टिमुलेट करते हैं बाय कॉलिंग द चाइल्ड, और कोई आवाज आती है, रैटल करते हैं तो वो मुड़ के देखता है, आवाज आती है. छोटा बच्चा होता है, बैठा होता है, लेटा होता है, तो आवाज आती है तो उधर अटेंटिव होता है. दिस इज अटेंशन टू बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलेशन जो उसको ऑडिटरी सेंस में मिली. और उसकी अटेंशन हो सकती है जैसे विजुअल से, कोई चीज उसको नजर आती है, लाइट इधर नहीं जा रही है, अचानक लाइट जलती है तो उधर देखता है. ये विजुअल स्टिमुलेशन पे उसको अटेंशन दे रहा है. तो अटेंशन ऑन डिफरेंट सेंसेस. कोई उसको इधर चीज टच करती है तो वो इधर देखता है कि ये क्या टच किया है मुझे, तो ये टैक्टाइल सेंस में उसकी स्टिमुलेशन पे उसने अटेंशन दी. अटेंशन ऑन ऑल डिफरेंट सेंसेस आप कह रहे हैं, तो दैट इज अटेंशन. मेरा यहाँ पे मैं अटेंशन स्पैन, इसका क्या रोल है लर्निंग में? सर अटेंशन स्पैन आपका जो है ना एज के साथ साथ बढ़ता जाता है. जैसे जब छोटा है तो उसको 1 मिनट मतलब एज के मतलब इसका तो फार्मूला भी है ना, एज प्लस 2. एज प्लस 2 क्या मतलब एज अगर 5 इयर्स है तो आप 2 प्लस करें तो तो 7 हो गया. 7 हो गया. इतने मिनट उसको करें. 2 क्या चीज है? सर फार्मूला. फार्मूला सर में मेरा मैथ थोड़ा सा वीक वीक है. नहीं आपका ठीक है, आपने सही बताया. और आप सर ये जो पूछ रहे हैं कि अटेंशन स्पैन से मैं पहले होता है। इधर काम अच्छा, सॉरी फॉर सर- इंटरप्शन. 8 प्लस 2 मिनट्स. 2 इज द मिनट्स. इतने मिनट आंसर आपका आएगा. 5 इयर्स एज है तो 2 उसमें प्लस करेंगे तो 7 मिनट्स तक उसको अपनी एज के मुताबिक एक्टिविटीज में कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहना चाहिए. दिस इज द फार्मूला ऑफ अटेंशन स्पैन टू माय नॉलेज. कि अटेंशन अपना एज प्लस 2 मिनट्स जितना बनता है उतनी उसको तवज्जो मुसलसल देनी चाहिए अपनी एज से रिलेटेड एक्टिविटीज में. मैं उसको ये ऐसा देखता हूँ कि अगर 10 में से 7 एक्टिविटीज कर रहा है, 3 नहीं भी कर रहा तो मैं समझूंगा ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला पार्ट भी उसमें आ जाता है.
जी अच्छा, ये जो मुझे इनकी बात से और इससे थोड़ा सा वो हो रहा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग, फोकसिंग एंड रिकग्निशन और लर्निंग, ये चारों चीजें जो हैं स्पैन के अंदर आ रही है। फाइन, वेरी राइट। मैं अटेंशन स्पैन की जो बात कर रहा हूँ वो क्या है कि इससे लर्निंग में ये होता है कि देखिए एक बच्चे का अटेंशन स्पैन थोड़ा है, कम है, एज के मुताबिक नहीं है। अब उसको जब प्रोलॉन्ग एक्टिविटी हम कराएंगे, प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन देंगे बोलने में, देखने में, सुनने में, किसी भी सेंस में प्रोलॉन्ग चीज जब उसको देंगे तो वो अटेंशन बीच में लूज कर देगा। अब वो आधी चीज समझेगा, आधी नहीं समझेगा, लर्निंग अधूरी होगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसने पूरा सुना ही नहीं। मैं कह रहा हूं ब्लू कलर से आपने ए लिखना है, ब्लैक से आपने बी लिखना है, इसमें इतना टाइम लगा है, इतनी मुसलसल स्टिमुलेशन उसको गई है, उसने इतनी प्रोसेसिंग ब्रेन ने करनी थी। अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से उसकी प्रोसेसिंग इतनी नहीं डेवलप हुई, तो उसको सिर्फ इतना सुना होगा उसने, अटेंशन जब कम अटेंशन दी होगी कि ब्लू से ए लिखना है, इसके बाद उसकी नजर उधर गई, उधर से आवाज आई, वो इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया, ब्लैक से बी लिखना है तो उसे सुना ही नहीं, नाउ विल नॉट प्रोसेस। समझ आई? अटेंशन स्पैन एज के साथ बढ़ना जरूरी है। एक बच्चे का टॉय छोटे होते हुए, रैटल, ये छोटे छोटे टॉयज होते हैं, उनके साथ वो खेलता करता है तो वो बढ़ते रहते हैं, आगे से आगे कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक्स बनाने, बिल्डिंग में आ जाता है, फिर पीयर प्ले में आता है, इधर से इंतजार कर रहा है, वो बॉल कराएगा, इतनी देर इंतजार करता है, शॉर्ट बॉल किधर गई, कौन लाया, अगली बॉल आई, प्रोसेसिंग बढ़ती रहती है। एक्टिविटीज, टॉयज एज के साथ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे में डेवलप हो रहा है, ग्रेजुअल वे में इंप्रूव कर रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। अटेंशन, फाइन। तो ये होनी जरूरी है। जब ये नहीं होती है तो हमें ये बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है थ्रू एक्टिविटीज। फाइन, व्हाट एल्स इसमें? कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, ऑफ डिफरेंट थिंग्स एज पर द एज, डिफरेंट स्टिमुलेशन पे कॉग्निशन उसकी होनी चाहिए, प्री एज के अर्ली वाली जो है। और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, साउंड्स, स्पीच कह रहे हैं, एज के मुताबिक जो है वो उसकी कुछ ना कुछ उसमें आनी चाहिए, वो साउंड से स्टार्ट होगी और आगे उसमें वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस में जाएगी एज के मुताबिक। व्हाट एल्स? टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट होगा जब उसको ईटिंग आएगी। ईटिंग भी एक तरह की लर्निंग स्किल है, तो सर उसके लिए टेस्ट डेवलप होना जरूरी है। तो च्यूइंग भी एक प्री लर्निंग स्किल है। मोटर स्किल में आ गई, वो ओरल मोटर मूवमेंट्स में आ गई। ठीक। टेस्ट डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निशन में आ जाती है, तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो जायका मेरा टेस्ट, तो वो तो उसको खुद ब खुद स्टिमुलेट करेगा ना। जब एक मीठी चीज मुंह में जाएगी, कड़वी जाएगी, तो उसको स्टिमुलेट करेगी, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगी, रिपीटेडली होगी, ब्रेन उसको मेमोराइज कर लेगा कि ये मीठा है, ये कड़वा है। अब वो कड़वा नहीं खाएगा, मीठा खाएगा, कड़वे को कहेगा अक्थू पीछे करो, मीठे को कहेगा ले आओ और दो। तो ये स्टिमुलेशन रिपीटेडली जब गई तो मेमोराइज हो गई, तो वो उसने अंडरस्टैंड कर लिया, बेसिकली कॉग्निशन से रिलेटेड आपकी चीज बता रही है। व्हाट एल्स? सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन एज के मुताबिक सोशलाइजेशन उसकी होगी। छोटा होगा तो बिल्कुल छोटा, देखना भी एक सोशल लुक देना, इससे स्टार्ट होगा, फिर गिविंग टेकिंग से टर्न टेकिंग आगे 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 बढ़ती जाएगी। तो ये प्री स्किल्स में का पार्ट है। उस एज के जो चीजें डेवलप होती हैं वो उसकी अगर नहीं हुई है तो दैट इज अ प्रीरिक्विजिट। डेवलपमेंटल एज की मेजर करने का एक फॉर्मूला है, वो किसी को आता है आप में से? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी डेवलपमेंटल एज क्या है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे? सर पढ़ा है? क्रोनोलॉजिकल बार बार नहीं पढ़ा, फिर मेमोराइज नहीं हुआ। सर वो बार बार पढ़ने से रिपीटेडली आपने नहीं किया, आपने कहीं पे वर्किंग करनी थी, उसकी इम्प्लीमेंट करना था, तो वो पक्का याद हो जाता। क्रोनोलॉजिकल में एज और साथ में मेंटल एज और साथ में मेरा ख्याल है मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, ये बात ये डिफरेंट है, बताइए। प्रोलॉन्ग है, उसको माइनस किया जाता है। जो जब आपका एडमिशन बच्चे का होता है ना, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ को उसके डेट ऑफ एडमिशन से माइनस कर देते हैं। और उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जब डेज हो, डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ को माइनस किया जाता है डेट ऑफ एडमिशन से। अच्छा, तो वो जो एज आ जाएगी वो आपकी सिंपल रूल है। जी बिल्कुल फाइन फाइन। कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है कि डेज ज्यादा हो, लेकिन बेसिक यही है कि आप उसको माइनस करें।
तो वो आपको Like उसकी 7 मेंटल years एज का बच्चा आया आपके पास और वो पैदा हुआ है 2003 में, तो आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3-4 उसकी एज है। फॉर्मूला है वो कल डिटेल से बता देंगे। That will be the developmental age. जी एग्जैक्टली। फाइन। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उसे इसकी जितनी जरूरी है रिक्वायर्ड है। व्हाट एल्स? सेंसरी स्किल्स। सेंसरी स्किल्स वो कॉग्निशन में आ जाएगी ना, उसी में आ जाएगी। अंडरस्टैंड ब्रेन, उसको सेंस जो स्टिमुलेशन मिलती है सेंस में, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी कॉग्निशन हो रही है नहीं हो रही है, उसमें कवर हो जाएगा। जी सेल्फ हेल्प स्किल्स वो तो स्किल है बस। नहीं, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, कॉज़ैलिटी। कॉज़ैलिटी, कॉज एंड इफेक्ट, ये क्या होता है? एक चीज होने तो ये उसके पीछे वजह क्या है? इसमें लर्निंग है, इसका इफेक्ट। ये इसको मारूंगा तो ये इधर से आएगा आएगा और नीचे जाएगा, मारूंगा ही तो नहीं जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट। टॉय कोई भी ले लें आप, उसमें कॉजेलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें भी वही होगा, हिट करेंगे इसको हैमर से तो ये नीचे जाएगा वरना नहीं जाएगा, इससे करेंगे तब भी होगा, इससे प्रेस करेंगे तब भी जाएगा। तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट बच्चा एक्सपीरियंस करता है, लर्न करता है बहुत छोटी एज में, जब वो रैटल वाला फेज स्टेज उसकी होती है, उस वक्त से ऑनवर्ड ये चीजें उसकी जो है कॉज एंड इफेक्ट उससे भी पीछे शुरू हो जाती हैं। है जी, भूख लगेगी रोएगी तो माँ आएगी। कॉज एंड इफेक्ट, ये अब ये चीजें फिर आगे आगे बढ़ती रहती है, प्रोसेसिंग उसकी सीखता रहता है, कॉग्निशन बढ़ती रहती है, जो टॉयज चेंज होते रहते हैं। रेटल शेक करना है, कार को चलाना है, प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है। तो कॉल, इसको चाबी दूंगा तो उधर जाएगा। चाबी वाले खिलौने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, लाइट्स वाले हो गए, जिस तरह की चीजें स्टिमुलेशन मिल रही होती है उसको। अटेंशन स्पैन, कार उधर जा रही है उधर जा रही है, उसको स्पैन बढ़ रहा है। नेचुरल वे के अंदर ये चीजें हो रही होती है। एक चिड़िया को चाबी दी आपने, मैं अक्सर खेलता हूँ बच्चों के साथ, चिड़िया चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ जा रही है। अटेंशन स्पैन इज बीइंग एनहांस्ड, मुसलसल देख रहा है, फोकस कर रहा है, उधर जा रही है इधर जा रही है। कॉजलिटी, रुकता है, उठाता है, उसको चाबी फिर देता है, कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है। फाइन, व्हाट एल्स? सर हम ये एक्सपीरियंस, ये जो चीजें नहीं, ये हम उसको सिखा नहीं सकते, हम उसको एक्सपोजर देते हैं, एक्सपीरियंस करने देते हैं। नेचुरल वे तो वही है ना, वो खुद ही करता है। इंप्रूव लर्न ब्रेन। व्हाट एल्स? सर हम अटेंशन में जॉइंट अटेंशन भी डाल देंगे इसमें? बिल्कुल जरूरी है सर, प्लस जॉइंट अटेंशन में कर देता हूं। जॉइंट अटेंशन इज इन अ पीयर और ग्रुप जो है उसमें वो आ जाती है। तो अटेंशन के 3 पार्ट्स हमने बात की है, लेवल के मुताबिक वो डिफरेंट होंगे। परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं या थिंग्स कह रहे हैं, जो भी है। परमानेंट की स्पेलिंग मैंने, मुझे लगता है ए आता है कि ई आता है मुझे। परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है, ये कैसे सिखा सकते हैं? अगर ना भी नजर आए फिर भी वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है। ये कैसे होता है? जैसे हम लोग कप्स के नीचे कोई चीज रख देते हैं और फिर बच्चे को बोलते हैं कि आप बताएं कहाँ पर है वो चीज, या आइस हाइड कर दे, वो छुपन छुपाई जो हम लोग बच्चों के साथ। आपका मोबाइल किधर है? सर में बैग कहाँ है? ऊपर। Are you sure it is there? Yes. Because you developed this thing very early and it persists now. आप अपनी गाड़ी बड़ी बाहर खड़ी करके अंदर आ जाते हैं, you know what, you will go back, it will be there unless something wrong happens. This is permanent existence of objects which help later on in the life. ये एक बच्चा इसको छोड़ना ही चाहता है, सामने ही रखता है, देना जाता है, मैं कहता हूँ रख दो, सुबह ले लेना, नहीं रखना चाहता, रोता है।
ही लैक्स इन परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वाला पार्ट उसका नहीं डेवलप हुआ, रेपिटेशन वाला उसका ज़्यादा हो गया, मतलब कुछ इस तरह की वीकनेसेस हैं जो ये इफेक्ट्स इसके हमें नजर आ रहे होते हैं। He doesn't understand। एक बच्चा माँ से दूर होता है, रोता रहता नेचुरल है, बट वो ओवर द टाइम ग्रेजुअली उसको लर्न कर लेता है कि माँ एग्जिस्ट करती है। ये चीज शुरू मैंने कहा हम समझते हैं बच्चे की अर्ली पीरियड हम कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंटिंग का सब्जेक्ट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग वो पढ़ते ही नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हम खुद तजर्बे से उसको कर रहे होते हैं। ये चीज अगर हमें वो पेरेंटिंग के बेसिक चीजें आती हो ना, तो हम बच्चे को शुरू से फोकस रखें। हम बड़े लेट जाकर उसको तजर्बों से इधर उधर लेके चला रहे होते हैं। एनीहाउ टॉपिक से हट जाऊंगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस उस वक्त शुरू होती है जब माँ उसको नजर से ओझल होती है और वो रोता है, फिर आ जाती है। शुरू वहां से होती है, कहते हैं नजर से गायब हो गई थी, फिर नजर आ रही है। जब उसका बॉल जाता है सोफे के नीचे, बेड के नीचे चला जाता है, कोई झुक के निकालता है, वापस सामने लाता है, उस वक्त उसको समझ आती है। वो कार चल रही है, इधर से जाते जाते उधर से उधर गई, चली गई, नजर से ओझल हो गई, थोड़ी देर बाद कोई उठा के ले आता है। बाप जाता है, शाम को आता है। ये वो चीजें हैं जो उसकी परमानेंट, हम उसको समझा नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन उस चीज की अवेलेबिलिटी दोबारा उस टाइम पीरियड के बाद होनी चाहिए। अगर हम सिखा रहे हैं, अगर हम सिखा रहे हैं तो फिर हम उसको इसलिए दिखाएंगे। पहले जैसी नजर से ओझल होगा वो रोएगा, चीखेगा, बिहेवियर आएगा। अब हम जल्दी फौरन उसको दिखाएंगे। ये काम ये करता है, इससे नजर से ओझल हो जाता है। डिफरेंट टॉयज इस तरह के वो नजर से ओझल हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बॉक्स में इंसर्ट करते हैं, वो छुप गया अंदर, शेप आपने शेप इंसर्टर में डाली, सर्कल डाला, सर्कल गुम हो गया, नजर नहीं आ रहा है, फिर आ जाता है। ये टॉय करता है, सारे टॉयज के अंदर है ये चीज। आप उसको एनालाइज करें, पर्पल नजर आ रहा है, डायमंड नजर आ रहा है, अब नहीं नजर आ रहा पर्पल, फिर उठाऊंगा, फिर पर्पल ही जाए। अब रेड नहीं हो गया, गुम भी नहीं हो गया। तो ये एक्सपोजर उसको नेचुरल वे के अंदर ये चीज डेवलप कर रहा है। मैं उसको समझा नहीं सकता इस बात को कि ये इधर ही रहेगा, ना घबराओ। ही विल एक्सपीरियंस, ही विल लर्न अकॉर्डिंगली। फाइन, अच्छा जी, असल टॉपिक अभी वैसे निकल जाएगा, फिर आगे कुछ कंटिन्यूटी में जाएगा। इसमें मेरा ख्याल है मोस्टली कवर हो गई है। कोई चीज़ अगर रहेगी तो मैं कल आप इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी इसमें इसको करना कैसे है, असल चीज़ वो आ जाती है कि ये चीज़ें हमने कैसे डेवलप करनी होती हैं। बट दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स, प्री लर्निंग स्किल्स, उसकी जो है रिक्वायरमेंट है फॉर डेवलपिंग स्पीच, डेवलपिंग एकेडमिक स्किल्स, डेवलपिंग बिहेवियर स्किल्स। ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं होंगी तो वो डेवलप तो शायद हो जाए, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी अधूरी उस तरह होंगी। बोलता है मर्जी पे बोलता है, पूरा नहीं बोलता, वर्ड में बोलता है, सेंटेंस नहीं बोलता, सब अधूरापन है ना, टेढ़ापन है। लिखता है सही नहीं लिखता, ऐसे ही लिखता रहता है, नंबर जी लिखता रहता है। लिखना है नहीं लिखना है, सेंसिबल नहीं है, लिख ही जा रहा है, बोलता है बोलता ही जा रहा है, या नहीं बोलता है तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें नज़र आती हैं उसके डेवलपमेंट में, और एट द सेम टाइम उसके इनके साथ उसमें हमें बेसलेस एमलेस काम नजर आएंगे। ऐसे काम जो करी जा रहे हैं, हिलाई जा रहे हैं पकड़ के किसी चीज़ को, इसको खोली बंद किए जा रहे हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, इस तरह के एमलेस काम, उसके कोई मकसद नहीं उसका, वो किए जा रहे किए जा रहे, उस तरह की चीज़ें नजर आती हैं हमें जब हम उसको बच्चे को देखते हैं। फाइन, कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड अभी तक जितना हुआ है? ये जो पेयरिंग वाला ये किसमें आएगा? क्या चीज़ सर? पेयरिंग देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने टॉपिक में नहीं रखी हैं इसमें स्केड्यूल में। पेयरिंग, प्रॉम्प्टिंग, इमिटेशन, फेडिंग, ये प्रॉम्प्टिंग की ये टीचिंग टूल्स हैं। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट जो मुझे आनी चाहिए एज अ टीचर, थेरेपिस्ट, ट्यूटर, पेरेंट। मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होती है, जिसमें पेयरिंग एक है। वो टॉपिक अलग है, मैं उसमें उसको कुछ टच करूंगा जब प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में उसको मैं कवर करूंगा, पेयरिंग आपकी कैसे मैटर कर रही होती है। जहाँ पे पेयरिंग अच्छी नहीं होती बच्चा इसको पकड़ेगा ही नहीं, जहाँ पेयरिंग अच्छी होती है वो सब छोड़ के इसको पकड़ेगा।
हम कहते हैं लिखता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं। पेयरिंग बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिलेशन मैंने आपको बताया था, आपका वो पॉइंट ना लिखा होता तो आपने पूछना ही नहीं था आज मुझसे। दिस इज द इफेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन इट इन द राइट वे। आपसे अगर मैंने पहले दिन जो आपने मुझसे पॉइंट यहाँ बोला था, मैं एग्री नहीं करता था, मैंने लिखा था तो मैंने कहा था कि आपको नाराज नहीं करना है, तो आपको नाराज नहीं किया तो आज आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। यस सर। अगर मैंने वहां किया होता, आपने अटेंड तो करनी थी वर्कशॉप, आपने ऐसे बैठे होना था, आपने ना सवाल, ये कौन है यार, ये तो अच्छा नहीं है। तो बच्चे के लिए हमें अच्छा बनना पड़ता है, हमें उसको दिखाना पड़ता है कि वी लव यू। बता नहीं सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ये आप बता नहीं सकते, ये आपको एक्सपीरियंस कराना है, आपने उसको एक्सपीरियंस कराना है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, पीयर हूँ, यारी है हमारी। यस। जब ये उसको यकीन होगा फिर वो आपके साथ खेलेगा, हंसेगा, लर्न करेगा। अलबत्ता गोल आपका लर्न कराना था। तो पेयरिंग इज अ टीचिंग टूल, जिसमें ये प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, ये सारी चीज़ें ये हमें आनी चाहिए कि क्या होता है, वो कैसे करते हैं उसको, वो उसमें आएगा थ्योरेटिकल पार्ट में इंशाल्लाह। फाइन, थैंक यू वेरी मच।